बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, पीडीएम जो थी वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं बनी थी कि हम इस हुकूमत से जो है वो जी। छुटकारा हासिल करें। पीडीएम का जो असल मकसद है वो ये है कि ये जो हाइब्रिड रजीम जो पाकिस्तान में चल रही है और जिस तरीके से सियासत में मुदाखलत होती है, जिस तरीके से जुडिशरी के जी। फैसले मनूवर किए जाते हैं, जिस तरीके जी। से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इन सारे 26 नुकात की ऊपर पीडीएम बनी और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक जो है वो हुक्मरानी हो। तो ये जी। जो मकसद है इसके, और पीडीएम 10 जमातों का जो इत्तेहाद है उसे एक डिसिप्लिन के तहत चलना है। अभी जो 11 करंट जमातों का। इशू है वो जी। 11 उसमें से जमातें एक बन। जमात जी। 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 पहले 11 थी, फिर पीटीएम निकल गई थी, फिर अब 10 है। तो जी। 10 जमातों का जो इत्तेहाद है उसका, उसको उसके अंदर जो इशू अभी आया है वो ये आया है कि जो हिस्ब इख्तलाफ की जो सीट थी सेनेट के अंदर, जी। उसके लिए जो पीपल्स पार्टी है उसने बाप से वोट लिए जो हुकूमती इत्तेहादी हैं। तो जी। ये जो वायलेशन उन्होंने की, अगर उनको जो है अपने अपने मुफाद के ऊपर हर पार्टी जो है वो हुकूमती जो जो इत्तेहादी हैं या हुकूमत है उससे जो है वो मुआहदा कर ले या उससे हेल्प ले, तो वो फिर इस मकसद को जो है, जो पीडीएम का मकसद है, उसको फिर वो तोड़ देती है। तो जी। ये हमने सिर्फ जो शो कॉज नोटिस दिया है उसका मकसद कुछ और नहीं था सिवाय इसके कि ये वजाहत दे पीपल्स पार्टी और एएनपी कि उन्होंने पीडीएम के फैसले की जो है वो खिलाफ वर्जी क्यों की है। तो पीडीएम जो है, अगर एक आधी जमात अंदर आ भी जाए, एक आधी निकल भी जाए, पीडीएम जो बड़े मकसद के लिए बनी है वो अपने मकासद के लिए आगे जरूर बढ़ती रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि कभी माजी में ऐसा हुआ है कि शो कट्स नोटिस दिया गया हो, पहले आपकी पीडीएम आप बनी है तो आपको चाहिए था कि आप उनको बुला के बात करते, तलब करते, इजलास करते, उसमें तलब करते, उनसे वजाहत पेश करते, तो आज तक ऐसा देखा नहीं गया कि इस तरह की पार्टियों में हुआ हो? देखें, जो शो कॉज नोटिस है वो इस जी। नाम से शायद वो लगता हो कि कोई बहुत बड़ी चीज है। आखिर पार्टी का जो डिसिप्लिन अगर वायलेट हो या पार्टी के फैसले वायलेट हो या कंसेंसस से किए गए फैसले के अंदर अगर वायलेशन आए, तो शो कॉज नोटिस का सिर्फ यही मकसद है कि हम इजलास बुला रहे हैं और आपसे ये गलती हुई है, आप इस चीज के ऊपर जो है वो वजाहत फराहम करें। तो इससे ज्यादा बढ़ के शो कॉज नोटिस कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर सिर्फ उस हद तक लिया जाए तो ये कोई भी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक बहाना बना के जी। आप इसके ऊपर इशू खड़ा करना चाहें तो वो एक अलग बात। तो आपने नहीं देखा कि पहले जब ये पीडीएम आई थी, बनी थी, तो इसका एक ही मकसद था, सब जमातों का एक साथ होना। तो आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, पीपल्स पार्टी तो पहले भी एग्री नहीं थी इस चीज़ के लिए, इस्तीफों के लिए, और आप लोगों ने कहा था कि इस्तीफे होंगे, लॉन्ग मार्च होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई थी लॉन्ग मार्च की, तो फिर कैसे आप लोगों ने कैंसिल किया इस्तीफे? तो देने के लिए पीपल्स पार्टी शुरू से ही तैयार नहीं थी, वो तो हमेशा उसका बयानिया तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा था, आप लोग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ कि आप लोगों में आपस में मीटिंग नहीं होती थी, इत्तेफाक नहीं होता था, जो इख्तलाफात हुए, जो आप लोग एक आवाम के लिए उठकर आए थे, आप लोगों ने तो पीटीएम जो पार्टी है आप लोगों की, उसने तो आवाम को भी मायूस कर दिया। नहीं, देखें, अवाम को जो है अगर कोई मायूस कर सकता है या अवाम को किसी ने अगर डिलीवर करना है तो वो अभी जी। हुकूमत ने करना है। हुकूमत का काम है कि जो वो वादे करके इलेक्शन में आई, इससे आई और सिलेक्ट होके आई, वो वादे पूरे करे। अगर वो ऑपोजिशन का काम है कि इस हुकूमत के खिलाफ और इस निज़ाम के खिलाफ जो डिलीवर नहीं कर पा रहा अवाम को, उसके खिलाफ हम जो है अपनी मूवमेंट करें। और देखें, कोई भी जो मूवमेंट है वो तभी चलती है अगर आपस में उस मूवमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन पे जो है पहरा दिया जाए। लेकिन जी। अगर आप पीडीएम जो तहरीक है उसकी जिस तरह आपने कहा कि पहले कैसे, तो पहले पीएमएलएन ने हर पीडीएम के फैसले को माना कि हम जिमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेजोरिटी का ये फैसला था और हमें पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया और हम लोग मेजोरिटी के साथ हम जो है वो जिमनी इलेक्शन में भी गए, हमने सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लिया और जिमनी इलेक्शन में चारों सूबों में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई। तो यहाँ भी हमारी तैयारी मुकम्मल थी, पीएमएलएन की भी लॉन्ग मार्च की मुकम्मल थी, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद ये था कि अगर हम सारी जमातें 160 जो जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में वो रेजिग्नेशन देती हैं, सारे मिलके देते हैं, तो ये निजाम गिर जाएगा। पीपल्स पार्टी को इस फैसले से इख्तलाफ था और हमने उनको टाइम दिया कि आप टाइम लें, अपना सीईसी की
मीटिंग बुलाएं और उसमें आप फैसला कर लें कि जो भी आपने करना है। लेकिन उस दौरान जो हमारा तयशुदा बात थी कि ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन से होगा, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमती हमायतियों से जो बाप है, और सब जानते हैं कि वो किस तरह के सेनेटर्स हैं और कौन उनको बनाता है और कौन उनको चलाता है, उनसे वोट लिया, तो वो उस मकासद को जो पीडीएम का है कि सियासत पे मुदाखलत ना हो, उस मकासद को नफी करती है। तो वो वहां से जो है ये इशू बना है। और अगर पीपल्स पार्टी अपनी वजाहत दे के पीडीएम में कन्विंस कर देती है पीडीएम के मेंबर्स को, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। तो कोई अभी ऐसी आपको बात पता है नहीं है। पीडीएम से एएनपी ने तो मुस्तरद हो गई, छोड़ दिया उसने, तो अब आप नहीं लगता आपको कि नेक्स्ट जो कदम लेगी तो वो पीपल्स पार्टी लेगी छोड़ने का फैसला पीडीएम को? देखें देखें जो भी पार्टी पीडीएम को छोड़ेगी वो नुकसान उठाएगी, क्योंकि हम तारीख के सही रुख पे खड़े हैं। हम लोग आइन की बहाली की, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम फेल हो गया है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, अदलिया आजाद होनी चाहिए। तो जो भी पार्टी छोड़ेगी उसको नुकसान होएगा। और हमने एएनपी से सिर्फ पीडीएम ने जो है वो जवाब तलब किया। अगर इस बहाने को वो बना के छोड़ना चाहती है और अपनी एक अलहदा ऑपोजिशन का विंग बनाना चाहती है, तो वो नुकसान उठाएगी। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दौरे हुकूमत में जो पंजाब के पिछले साल 5 साल थे, उसके अंदर 55 के करीब लगभग नए प्रोजेक्ट्स किए गए, जिसमें 30 से ज्यादा नए अस्पताल, लैब्स, आज जो जितने कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वो हमारी बनाई हुई लैब्स के अंदर हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पिछले 5 सालों में पंजाब में डिलीवर किया वो रिकॉर्ड डिलीवरी थी। मैं अपने भाई नदीम के कुछ फिगर्स करेक्ट कर दूं। देखें, इन्होंने कहा जी अरबों रुपए के लोन्स थे, तो लोन 72% ऑफ जीडीपी पे थे, आज 94% ऑफ जीडीपी पे आ गए हैं। यानी कि जितना कर्जा हमने 5 सालों में लिया 10,600 अरब, इन्होंने 2.5 सालों के अंदर, अभी तीसरा साल मुकम्मल नहीं हुआ, ये 13,000 अरब रुपया कर्जा ले चुके। तो इन्होंने पाकिस्तान की 73 साल तारीख में रिकॉर्ड कर्जे लिए, और उस कर्जे से एक ईंट नहीं लगाई पाकिस्तान में, क्योंकि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं हुआ। देखिए, इन्होंने कहा जी टेक्सटाइल बूम पे है, एग्रीकल्चर बूम पे है, सारे सेक्टर बूम पे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है वो कह रहा है कि इस साल आप 1.5% से जीडीपी ग्रो करेगी। नदीम साहब ने कहा कि डॉलर नीचे जा रहा है और रुपया ऊपर आ रहा है। मैं सब चीजों के जवाब देता हूं। यानी कि इतना बूम पे सब कुछ होने के बावजूद जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 1.5% है, और हमारी आबादी की ग्रोथ जो है वो 2.5% है, जिसका ये मतलब है कि जॉब क्रिएशन मनफी में होगी, लोग और मजीद बेरोजगार होंगे। ये हकीकत है। और अगले साल जो है वो वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2% से जीडीपी ग्रो करेगी। यानी कि हम एक लो ग्रोथ साइकिल में, और उसके मुतबादिल इंडिया जो है वो 10% से ग्रो कर रहा है इस साल। तो ये हमें ना बताएं कि दुनिया जो है उसके अंदर इन्फ्लेशन चढ़ गई है। आप पूरे रीजन का मुआयना करें, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में बांग्लादेश से ज्यादा इन्फ्लेशन है, इंडिया से ज्यादा इन्फ्लेशन है, आपकी पूरी दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है। तो बाकी मुल्क जो है वो उस तरीके से नहीं है। फिर मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बता देता हूँ। सर्कुलर डेट, इन्होंने कहा जी हमने आईपीपी से रीनिगोशिएट कर दिया है, मुल्क को खुशखबरी होगी कि बिजली के निर्ख कम होंगे। इन्होंने खुशखबरी ये सुनाई है कि 6 रुपए मजीद पर यूनिट इजाफा होगा अगले साल के अंदर, और ये 900 अरब रुपया मजीद अवाम पे बोझ डालेंगे बिजली के बिलों के तहत। 150 अरब रुपए के इन्होंने टैक्स जो है, जो उसमें जो इनकम टैक्स के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस थी उसका बोझ डालना है। तो अवाम, दूसरी तरफ जो महंगाई है वो काबू नहीं आ रही, और जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि गुर्बत फैल रही है इस मुल्क के अंदर, के आमदन लोगों की वहीं कड़ी है, और महंगाई का जो तूफान है वो तेजी से बढ़ रहा है। और ये कहते हैं कि इंडिकेटर ठीक है। देखें, जब हमारी हुकूमत आई तो जीडीपी का जो हुजम था, जब हमने छोड़ी तो 315 अरब डॉलर की हमारी जीडीपी थी, आज वो 280 अरब डॉलर की भी नहीं बची। तो ये इन्होंने तरक्की दी है पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में, और ये कहते हैं कि तरक्की हो रही है। अगर तरक्की हो रही होती तो हमारी जीडीपी आज 400 अरब की होती, अगर इन्होंने अरब डॉलर की होती। अगर इन्होंने कोई लोन वापस किए होते तो हमारा जो टोटल डेट है वो बढ़ता ना, वो कम होता। तो नेट हर चीज में इंक्रीज है। ये रेलवे इन्होंने तबाह कर दी। पीआईए, इनके वजीर ने जिस तरह का बयान दिया, पूरी दुनिया में बैन हो गई पीआईए। और मकरूज जिस तरीके तेजी से मकरूज हो रहे हैं ये कौमी अदारे,
जिस तरह PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, हर वादे पे ये झूठे साबित हुए। इन्होंने तो वो चलाने थे। तो ये सारे और इनके इल्जाम क्या है कि हम लूट के खा गए। हाँ, जो जी। पुरानी जो गवर्नमेंट है, तो भाई इनसे बंदा पूछे, अगर हम लूट के खा गए तो हमने मुल्क से अंधेरे कैसे खत्म कर दिए 11,000 मेगावाट लगा के? अगर हमारी गवर्नेंस खराब थी तो हमने मुल्क से दहशतगर्दी कैसे खत्म कर दी? 2000 बम फटता था हमारे 5 साल दौर में, दहशतगर्दी खत्म होगी। कोई फॉरेनर इस मुल्क में कदम नहीं रखता था। हम सीपेक जैसा प्रोजेक्ट लेके आए और हमने डैम्स के ऊपर रिकॉर्ड काम किया। डायमीर भाषा डैम की पूरी लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल की। आज इनके पास पैसे नहीं है कि ये डैम को जो है वो प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करें, और ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि ये डैम्स पे काम कर रहे हैं। हकीकी मानों पे जो इन्होंने अभी तक फाइनेंशियल क्लोज ही नहीं किया कि वो प्रोजेक्ट्स किस तरीके से जो है वो टोटल फंडिंग कहां से आएगी जिससे ये मुकम्मल होंगे। तो मैं समझता हूं कि कौम जो है एक बदतरीन मरहले से गुजर रही है, और ये इसकी वजह ये है कि जो इनको लाने वाले थे, जो इनके 22 साल के स्ट्रगल के बाद बकौल इनके, जो इनकी उंगली पकड़ के जिन्होंने इनको हुकूमत में बैठाया, आज वो जो तजर्बा है, जो एक्सपेरिमेंट था, वो नाकाम हो गया है। और जो उसका जो चलान हुआ है वो पाकिस्तान की अवाम को हुआ है। उसकी जो फाइन है वो पाकिस्तान की अवाम महंगाई की शक्ल में पे कर रही है और अपनी आमदन कम होने की शक्ल में पे कर रही है।